हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 भाग दिया गया है। अब इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात करेंगे हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में 2 संख्याओं पर हम लोग HCF और LCM ज्ञात किए थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तो अब 3 संख्याओं पर सभी लोग देखें क्या है सिस्टम। हल, पहला भाग। इसमें पहला भाग जो है उसमें 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि हम यहाँ पर कर लें और अभाज्य गुणनखंड कर लें। यहाँ पर 2 छके 12, ये 2 से कटा, 2 तियां 6, ये देखो ये हो गया, 3 से कटे गया, ये 5 से कटा। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, ये 3 से डिवाइड होगा, देखो ये 7 से हो गया डिवाइड। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 के सामने, 15 का अभाज्य गुणनखंड 15 के सामने और 21 का 21 के सामने। ऐसे ये लिख देने के बाद अब HCF और LCM, HCF LCM लेना है। तो यहाँ पर HCF के लिए 3 संख्याओं में 3 संख्याओं का HCF यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। तो इसका नियम है, तीनों में जो नंबर कॉमन होगा वही HCF होगा। तीनों में 3 संख्याएं हैं, तीनों में जो भी नंबर कॉमन होगा और जितना होगा उतना। तो फिलहाल यहाँ पर तीनों में ये देखो, ये तीनों में 3 है कॉमन, बाकी और नहीं है, और कॉमन नहीं है। तो बस ये HCF ये आंसर हुआ कॉमन। तीनों में कॉमन जो हुआ, जो भी नंबर कॉमन है, तो HCF तो क्लियर हो गया है। अब LCM पर देखो, तो LCM के लिए नियम होता है, यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं, तो ध्यान से, बहुत ध्यान से, पहले हम तीनों में कॉमन नंबर देखेंगे क्या है, जो भी होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं, तो तीनों में, तो देखो जी, तीनों में 3 ये कॉमन है, पहले इसे हम लोग लिख लिए। अब इसमें LCM में हम 2 भी मिलाते हैं कि 2 में भी कुछ कॉमन है क्या, फिर वो भी लिखते हैं LCM में। देखो बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये 3 नंबर में पहले तो हम तीनों में कॉमन मिला लिए, तीनों संख्याओं में तीनों में देख लिए कॉमन। उसके बाद फिर हम 2 भी मिलाएंगे, ठीक। 2 मतलब कि पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे कुछ है क्या, उसके बाद फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे कुछ है क्या कॉमन, और उसके बाद फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे। अगर जो कॉमन होगा तो लिखेंगे उसे, उसमें से एक लिखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, हम 2 मिलाकर देख लिए, कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर ये जितना भी बचा हुआ है अब हम लोग सब लिख दें। 3 गुणे, देखो जी, ये 2 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, ये 5 बचा हुआ है, ये 7 बचा हुआ है। जो बचा था उसे लिख दिए, सब कॉमन लेते हुए। एक बार फिर सुन लो, 3 संख्याओं में HCF लेने का तरीका है कि तीनों में हम कॉमन देखेंगे, जो भी कॉमन होगा वही नंबर लिखेंगे। LCM में पहले हम तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है,
वो लिखने के बाद फिर हम दो दो नंबर भी मिलाएंगे कि दो दो नंबर में भी कुछ कॉमन है क्या, अगर होगा तो उसे भी लिखेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल तो इसमें नहीं मिला है, इसमें नहीं मिला है तो फिर सबसे लास्ट में जो बचा होता है उसे भी लिख देते हैं। फिलहाल तब यहाँ पर अब सबका गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 460, 7 9 63, 7 छक 42, 420 आएगा। 7 छक 42, 420 आएगा। इन सब का गुणा करना सभी लोग, ये 420 आएगा। तो ये हुआ एलसीएम। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। सभी लोग देख लें, ध्यान से नोट कर लें। प्यारे बच्चों, इसमें ये दूसरा भाग 17, 23 और 29, देखो जी ये भी 3 संख्याएं दी गई हैं। तो 17 का गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड। तो फिलहाल तो ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों ही। 17 भी अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 29 भी स्वयं अभाज्य है। लेकिन चलो ऐसे एक बार कर दिया जाए गुणनखंड, ऐसे एक बार कर लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 17 का गुणनखंड हम लिखेंगे 1 गुणे 17, ऐसे लिखें। 23 का 1 गुणे 23 और 29 का 1 गुणे 29, ऐसे लिखें हम लोग, और ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद HCF लेना है, फिर LCM लेना है। तो चलो जी, अभी जैसे बताया गया है HCF के लिए हम तीनों में कॉमन देखेंगे क्या है। तो तीनों में कॉमन 1 है, एक, केवल एक। देखो जी, इसके पहले हम ऐसे एक नहीं लिखे थे, वो तुम लोगों की मर्जी है, एक लिख लो वहाँ पर जाके पीछे एक, क्योंकि एक तो है ही, कोई सी भी संख्या है उसके गुणनखंड में तो एक है ही बिल्कुल। तो एक तुम लोग जाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखोगे तो भी बात चलेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़रूरी है एक लिखना ये, क्योंकि अभी यही एक HCF है कॉमन, बाकी और इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो एक हमें HCF तो लेना है ही। अब LCM पर आ जाओ। तो LCM के लिए तो भाई पहले कॉमन जो है वो लिखेंगे। तो एक तो कॉमन है ही, पहले उसे लिख लिया गया। और उसके बाद फिर हम दो भी मिलाते हैं, दो नंबर भी, कि दोनों, देखो इन दोनों में मिलाओ, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर इन दोनों में मिलाओ, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर इन दोनों में भी मिलाओ, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो भी मिला लिए हम लोग, कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी कि अब जो बचा है उसे भी लिख दें। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, तब इन तीनों का गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लें। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अब तीसरे भाग पर। आठ, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड 8 का हो गया, 9 का भी कर दिया जाए अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया 9 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड, ये भी 25 का हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 8 का 8 के सामने, 9 का 9 के सामने, 25 का 25,
25 का 25 के सामने लिख दिया गया। अब हमें लेना है HCF और LCM दोनों लेना है। तो HCF के लिए तीनों में हमें कॉमन देखना है, 3 नंबर है, 3 संख्याएं दी गई हैं तो तीनों में कॉमन। अब तीनों में कॉमन तो फिर वही 1 यहाँ पर किया जाए, क्योंकि देखो तो बच्चों यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तीनों में। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, अब तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। देखो अब नहीं मिल रहा है तो फिर कॉमन तो लेना है ही हमें। तो बस वही अभी ये देखो, ये तो कर ही सकते हैं हम, ये भी इतना हम कर सकते हैं, ये भी इतना हम, ये तो इतना कर ही सकते हैं। तो फिर अब HCF 1 हुआ। ठीक। LCM के लिए आ जाओ। अब तो LCM के लिए पहले तो तीनों में हम कॉमन लेंगे, जो तीनों में होगा। तीनों में देखो 1 कॉमन है तीनों में। उसके बाद हम दो भी मिला कर लेते हैं कॉमन। तो इन दोनों में देखो जी कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों को मिलाए तो भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर इन दोनों को मिला रहे हैं, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड मिला रहे हैं, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। नहीं है तो फिर अब सबको लिखा जाए, जो भी जितना है सब लिखा जाए। अब तो देखो जी ये 2 2 2, ये 3 3, फिर 5, ये वाला 5। अब ये गुणा करना है सबका, तो सबका गुणा करना है। तो अब देखो जी कैसे गुणा कर रहे हैं, बाकी ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कैसे गुणा करते हैं। यहाँ भी देख लें, 5 5 25, थोड़ा सा इधर दूना 50 दूना 100 100 दूना 200 200 तियाँ 600 600 तियाँ 1800। बाकी ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप लोग कैसे ये गुणा करते हैं, किसका किस में पहले, लेकिन अच्छे से सही से, कुछ भी उसमें छूटने या गड़बड़ न होने पाए। ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 4 है HCF 306 और 657 का HCF 9 ये दिया है क्वेश्चन में। तो 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं। देखो ये पहली संख्या 306 मान लें और दूसरी संख्या 657। तो 2 संख्याएं दी गई हैं और 2 संख्याओं का HCF 9 दिया है और इन्हीं दोनों का LCM ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हम लोग सूत्र के द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र के द्वारा। इसके पहले जो अभी इसके पहले वाले वीडियो में सब सूत्र बताया गया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये फार्मूला बताया गया है सबको। इसी फार्मूले के द्वारा ही अभी तुरंत LCM ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग फार्मूला लिख दे रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। अब पहली संख्या 306 हमें पता है, दूसरी संख्या 657 ये भी पता है। उसके बाद HCF 9 दिया गया है और LCM निकालना है। तो बच्चों अब यहाँ से हम पता चल रहा है, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। 9 का इधर पक्षांतर कर दें, 9 लेफ्ट में कर दिया जाए 9 को, तो 9 लेफ्ट में करेंगे डिवाइड में होगा, भाग में होगा, यानी कि ये हो जाएगा देखो बच्चों ये ऐसे 9 जब इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में डिवाइड होगा, ये डिवाइड में होगा फिर 9, और फिर तब ऐसे हम अब काटो, कुछ देखो कुछ कट रहा है, 9 त्रिक 27, 9 से ये कट रहा है, 9 त्रिक 27, 3 36, 9 चौक के 36,
और फिर उसके बाद अब LCM बराबर ये 657 गुणे 34 और ये गुणा कर दें अभी हम लोग, जो आएगा आंसर, तो 657 में 34 का गुणा, इसका गुणा 657 में 34 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338। बाकी आप लोग गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे। ये हुआ आंसर, LCM ज्ञात हो गया जी। तो ये पूरा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यार बच्चों, 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो बच्चों, इस टाइप का प्रश्न पीछे हम लोग उदाहरण में सॉल्व किए हैं। उदाहरण नंबर 1 पीछे जाकर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, और उसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम ये उदाहरण 1, उसमें 4 के पावर n दिया था और इसमें 6 के पावर n दिया गया है। यानी कि प्रश्न वही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करना है। तो एक बार फिर देख लें सभी लोग ध्यान से, वही बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। तो अब जैसा कि बताया गया था आप लोगों को कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 का होना अनिवार्य होता है। बाकी 1 से अधिक 2 या 1 से अधिक 5 भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो जरूर होगा, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। जैसे तुम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। हम ले रहे हैं, जैसे मान लो 40, एक संख्या हम 40 ले रहे हैं, ये 0 पर समाप्त है। इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए और देखा जाए 2 और 5 इसमें आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल 2 और 5 तो एकदम आएगा। अगर जो संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, फिलहाल चलो ये 2 से हम डिवाइड करेंगे, 20 आएगा। ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, देखो। फिर ये 5 से, देखो बच्चों 2 और 5 तो है ही, मतलब कोई भी संख्या होगी, तुम कोई भी संख्या ले लो जो 0 पे समाप्त हो, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 तो जरूर मिलेगा। तो बस इसी नियम से हम लोग बताएंगे, जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग और उसमें देखेंगे कि 2 और 5 है कि नहीं है। उसी को देखकर हम लोग बताएंगे अभी। तो संख्या दी गई है 6 के पावर n और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब 6 का गुणनखंड करो, बाकी ये तो प्राकृत संख्या है। 6 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3, 2 3 6, बाकी ये पावर n, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो बच्चों, जो संख्या दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। बस अब इसीलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। n के किसी भी मान के लिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जो संख्या दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसलिए तो अब इसी चीज़ को हम लोग अपने भाषा में थोड़ा बना के लिख दें, अपने भाषा में बना के लिखना है अच्छे से समझाते हुए, ताकि कोई दिक्कत न होने पाए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखेंगे, अब इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में
2 है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। देखो 2 और 5 का होना अनिवार्य है। बस अब हम कह सकते हैं कि भाई वो n के किसी भी मान के लिए वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो अब इसका आंसर लिख दिया जाए। अतः दी गई संख्या 6 के पावर n के किसी भी मान के लिए अंक शून्य पर नहीं समाप्त हो सकती, शून्य पर नहीं समाप्त हो सकती है जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। और ये हम लोग जांच कर लिए और बता दिए कि क्या है, इसका आंसर कैसे है। तो ये सभी लोग देख लें। प्रश्न नंबर 5 भी पूरा कंप्लीट हुआ।